बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल चीख उठा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। मैंने ये सोचा कि ज़रा थोड़ा सा आज एक हट के प्रोग्राम करते हैं, ज़रा थोड़ा सा ईद के हवाले से भी एक प्रोग्राम हो जाए। जनाब, ईद पर सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? बच्चों को। हमारे घर में ख़ास तौर पे ये ईद कुर्बा है। ईद कुर्बा में आपके और हमारे घर के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे गलियों में गाय को घुमा रहे होते हैं, बकरों को घुमा रहे होते हैं, वो छन छन की आवाज़ आ रही होती है। पूरा एक कल्चर है हमारा इस हवाले से। लेकिन एक बच्चों की कैटेगरी ऐसी भी है कि जो इस वक्त पेशियों पे पेशियां भुगत रही है और जेल के अंदर मौजूद है। इसको कहते हैं बच्चा जेल। जिस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है, इसको बच्चा जेल कहा जाता है। ये बच्चा जेल कैसी है? यहाँ पर बच्चों की किस तरीके से इस्लाह होती है? यहाँ पे कौन कौन से बच्चे आए होते हैं? आपको यकीन आए या ना आए, यहाँ पर बच्चे हर तरह का क्राइम कमिट करके आए हुए हैं। छोटी से छोटी उम्र का बच्चा यहाँ पे क्राइम कमिट करके आया हुआ है। यहाँ तक के 302 के केस के बच्चे भी आए हुए हैं, यानी कि मर्डर के केस के बच्चे भी आए हुए हैं। मैं अभी आपको उन बच्चों से मिलवाती भी हूँ। लेकिन पिंजरा सोने का हो या फिर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, सोने का भी हो ना तो वो पिंजरा है। एक आज़ाद ज़िंदगी में, घर की ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। बावजूद इसके कि यहाँ पर बहुत सारी इनकी इस्लाह के लिए इनकी चूँकि बच्चे हैं, एक सवाल ये पैदा होता है कि आपके और हमारे घर में जब इस उम्र के बच्चे, उनको इन खास एक तरबियत दी जाती है, एक ख़ास लाड प्यार से उनको पाला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या इनको वो सहूलतें मुयस्सर हैं? तो जवाब उसका ये है कि या इनको सहूलतें तो मुयस्सर हैं, लेकिन क्या आप और मैं इनको बाहर निकलने के बाद एक्सेप्ट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आज प्रोग्राम मुरतब करने के लिए आए हैं। हम ज़रा आपको विजिट करवा रहे हैं बच्चा जेल का। ईद आने वाली है, ये बच्चे कैसे ईद मनाएंगे? इनकी तो पेशियों पे पेशियाँ चल रही हैं। घर वालों के बगैर बच्चे की कैसी ईद होती है? ज़रा देख लेते हैं कि इस कैटेगरी को भी, कि ये अपनी बच्चे कैसे गुजारेंगे। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट पे हम वसीम रज़ा नकवी से बात करेंगे, माहिर कानून दान और बेहतरीन पाकिस्तान के वकील, माया नाज वकील। हम ज़रा कुछ चुपते सवाल उनसे करेंगे कानून के हवाले से, इस हवाले से, ज़रा कैदियों के हवाले से, कि ईद का मौका है, इनके लिए कोई रिलैक्सेशन होती है या नहीं होती है। और बहुत कुछ अहम सवाल हमने रखे हुए हैं प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन अभी तो मैं लेके जा रही हूँ आपको इस बच्चा जेल में। ज़रा उन बच्चों से मिल के आइए जो कि हमारे मुआशरे का फ़र्द होने के बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे जराइम किए हैं। देखिए, हम लोग किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं या हम लोग किसी को इश्तिहार नहीं दिलवा रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या उन बच्चों ने अपने इस फेस से सबक हासिल किया है या नहीं किया है। ईद कैसे मनाते हैं ये लोग? ज़रा सबसे पहले तो ये सवाल है कि ईद कैसे मनाते हैं। अंदर चलते हैं, इन बच्चों से ज़रा मुलाकात करते हैं। मैं इस वक्त एक बैरक में आ चुकी हूँ इन बच्चों के। ये बच्चे याद रहे कि 16 से 18 साल की इनकी हद है उम्र की, और मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलव्वस ये बच्चे हैं जिनका इस वक्त ट्रायल भी चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वो उम्र होती है जो कि बलूगत की उम्र कहलाती है। आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये बड़ी सेंसिटिव उम्र होती है। आपके लिए किसी को सज़ा देना, किसी मुजरिम को, यहाँ पर वो थोड़ा सा मामला बदल जाता है। ये ज़्यादा अहम है कि इन बच्चों की इस्लाह की जाती है, यानी इनको कोशिश की जाती है, चूँकि इनकी उम्र इस किस्म की है कि इनकी इस्लाह की जाए। ये जब यहाँ से बाहर निकले तो कोई क्रिमिनल बल्कि ना निकले, बल्कि इनके हाथ में कोई ना कोई हुनर हो, या फिर इनकी ऐसी इस्लाह हो कि वो जराइम की जगह वो तमाम तर एनर्जी जो कि इस उम्र में, ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इस उम्र में एक ख़ास किस्म की एनर्जी जनरेट होती है, और अगर वो उसका इस्तेमाल उसको मनफी या मस्बत बनाता है, इनकी इन सलाहियतों को, इस एनर्जी को मस्बत साइड पर उसको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, मैं देख रही हूँ कि ये इनके सोने का कमरा है, यानी जिस तरह आपका और हमारा लिविंग रूम या बेडरूम होता है, ये वो है। अगर मैं आपको बैक रूम में लेके जाऊँ तो वहाँ पर बाकायदा तौर पे मैंने जिम देखा है, और इसके अलावा इनकी इस्लाह के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे मंसूबे जो हैं वो मैंने देखे हैं। देखिए, इस वक्त एक बात याद रखिएगा कि जेल जेल है, पिंजरा पिंजरा। एक मुहावरा है हमारे बड़ों का कि पिंजरा तो पिंजरा है, पिंजरा चाहे सोने का भी हो तो पिंजरा रहता है। आप और हम और कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरीके से इनकी इस्लाह करते हैं वो भी आज हम देख लेते हैं। इस वक्त बच्चे मेरे साथ हैं। देखिए, इनमें मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ क्राइम कमिट करके आए हैं। ज़रा मालूम करते हैं कि ये ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाम क्या है? अशमल। अशमल। अशमल, मुझे बताओ कि तुम कब से यहाँ पे हो? चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना चल रहा है। क्या किया था? चोरी की थी। चोरी बेटा क्यों की थी? तुम तो इतने छोटे से हो, चोरी करने की नौबत क्यों आई?
ऐसे ही नशा वशा कर रहे थे उसको। हाँ, मुझे पहले पता था कि नशा करने के तुम आदी हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तुम यहाँ पर हो 4 महीने से, ये पहली तुम्हारी ईद होगी यहाँ पर? दूसरी ईद? हाँ, पहली तुम्हारी जो थी वो मतलब ईद उल अज़हा तो तुम्हारी पहली है ना, जैसे बकरा ईद कहते हैं, वो तो पहली है ना, उससे पहले तो ईद उल फितर तुमने गुजार ली यहाँ पे। ईद कैसे मनाते हो यहाँ पे? ईद नमाज वमाज पढ़ के आते हैं, फिर आपस में गले वले मिलते हैं, फिर खाना वाना बैठ के खाते हैं, खुशी से बैठते हैं, फिर गेम वेम खेलते हैं अपना खामोशी से, फिर सो जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। अशमल जो तुमने किया वो उसके लिए तो तुम आज यहाँ पर हो, बाहर जब तुम निकलोगे सोचा है बेटा ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? जी घर वालों के पास चला जाऊँगा अपने यहाँ से। दोबारा वो काम तो नहीं करोगे जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पर हो? नहीं। पक्का? चलो ईद की खुशियाँ तुम्हें भी मुबारक हो। एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है। बेटा आपका नाम? ताबिश। सॉरी? ताबिश। ताबिश। ताबिश आपने क्या किया बेटा? आप तो बहुत छोटी उम्र के हो। पड़ोसी फड्डे का इल्ज़ाम में लगाया था। सॉरी? पड़ोसी है फड्डे का इल्ज़ाम में लगाया। अच्छा, पड़ोसी के साथ झगड़े का इल्ज़ाम है। और कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पे? तीसरा हफ्ता। 7वां दिन या 7वां महीना? तीसरा हफ्ता। तीसरा हफ्ता। तो वक्त कैसा गुजरा यहाँ पे तुम्हारा? सही है, यहाँ पर मिलजुल। घर याद आता है? आता है जी। घर में कौन याद आता है सबसे ज़्यादा? अम्मी पापा। अम्मी अब्बू। तो अभी बेटा देखो जो हुआ सो हुआ, अभी बाहर निकल के क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? पढ़ाई करोगे? जी पढ़ाई करता था मैं, पढ़ाई करता अभी पढ़ाई करूँगा, वैसा काम नहीं करें, बाहर नहीं निकलना। अच्छा बेटा ये बताओ कि यहाँ पे सारे देखो पुलिस यहाँ पर है, इसके अलावा ये विज़िट वगैरह होते रहते हैं, मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे पसंदीदा कौन है यहाँ पे, जिनके साथ तुम्हें लगता है कि ज़रा थोड़ा सा तुम्हें अच्छे लगते हैं या तुमसे ज़रा प्यार से बात करते हैं? ढकेल बाबा हमारे बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, ये ज़ाहिर है कि बकरा ईद का सबको इंतज़ार रहता है, तुम्हारी उम्र के बच्चों को खास तौर पे गाय टहला रहे होते हैं, या अभी बहरहाल तुम यहाँ पर हो, लेकिन ईद कैसे मनाओगे यहाँ पे? मिलजुल कर मंगाऊँगा इन लोगों के साथ बस। और एक और बच्चा और सर पे इसके टोपी है, और मुझे लग रहा है कि जैसे ये अभी मदरसे से आया है। बेटा नाम क्या आपका? अहमद। अहमद। अहमद तुम तो कहीं से बेटा ऐसा नहीं लगते हो कि तुमने कोई क्राइम किया होगा, क्या ऐसा यहाँ पे क्यों हो? यही हम लोग फड्डे केस हम लोग। अच्छा आप दोनों साथ में इसका हुआ? आप लोग की उम्र इतनी कम है, फड्डे में कहाँ पड़ गए आप लोग? हम लोग फंसाया है उसको, घर वाला फड्डा हुआ, हम लोग फंसा दिए है। इतने छोटे छोटे बच्चों को? जी। उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल है। तो बेटा ये मुझे बताओ कि अभी तीसरा हफ्ता है ना आपको यहाँ पे, घर की याद आती है? याद आती है, अम्मी लोग आती है मुलाकात के लिए। ठीक है, देखो आजकल में तुम इंशाल्लाह ताला यहाँ से चले जाओगे, दोबारा तो कभी वो गलती नहीं करोगे? दोबारा कभी ऐसा बार भी नहीं निकलते थे हम लोग ऐसे भी इतना। ठीक, याद रखना ये जो तुम्हारे दिन गुजर रहे हैं ना यहाँ पर, इसको अपने लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक तुमने सांचा बना लेना है। सांचा कहते हैं एक अपना लिए यादाश्त में ताज़ा कर लेना है इसको, ताकि कभी भी तुम कोई गलत काम करने लगो तो तुम्हें ये दिन याद रहें। ठीक है, ये मैं तुम्हें एक मशवरा देके जा रही हूँ। एक और बच्चा यहाँ पे, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा बच्चा मुझे लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इससे बात करूँ, ज़रा मेरे साथ मौजूद है यहाँ के ऑफिशियल्स। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ तो हैरानगी मुझे ये हो रही है कि इतनी उम्र के बच्चे भी क्राइम कमिट कर सकते हैं। इसमें बड़े यूज़ करें ना इनको। अच्छा, यानी कि बड़े यूज़ करते हैं जी, और कुछ बड़े यूज़ करते हैं, कुछ इनकी गुर्बत की वजह से इसके जैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि मैंने अभी विज़िट किया है, इन्होंने मुझे विज़िट करवाया है पूरी इस बच्चा जेल का। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पर जिम भी है बच्चों के लिए, और अगर मैं इस बैरक को देखूँ ना तो मैं चूँकि आज आखिरी पहर में आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बैरक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक हॉस्टल होता है। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि ये किसी तरह का भी आप उनको फैसिलिटेट कर दें, लेकिन घर में और जेल में फ़र्क होता है। ऐसे में इन बच्चों को, क्योंकि ये बड़ी उम्र के बच्चे नहीं है, छोटी उम्र के बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे अगर हमारे घर में भी होंगे तो बड़े चैलेंजिंग होंगे, इनको कैसे डील करते हैं? इनको डील करना बहुत मुश्किल होता है जी, छोटे होते हैं तो उनको समझाना बड़े मुश्किल समझ जाती है। फिर भी हम कोशिश करके जितना इसको फैसिलिटी दे इनको देते हैं। ईद के टाइम, ईद के दिन हम म्यूज़िक प्रोग्राम भी करते हैं इनको, क्योंकि इनको ये महसूस नहीं है कि हम जेल में, इसलिए हम गेम मैच भी खिलाते हैं इनको कि टाइम इनका यहाँ पास हो जाए। तो सर मुझे ये बताइएगा कि इसमें से जैसे कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, 12 साल का, 11 साल का, तो घर वालों को तो याद करते होंगे, ख़ास तौर पे अपनी माँ को। ऐसे में अगर रोना धोना इनका होता है, वो आप किस तरह डील करते हैं? उसके लिए तो ख़ास किस्म के बाप का ही दिल चाहिए होता है, या फिर कोई घर वाला ही हो कोई? जी, हम तो इस तरह माँ बाप की तरह इनको डील करते हैं कि ये समझते कि हमारी बच्चे अपनी, तो इनको अपना
फ़ोन की सहूलत भी देते हैं कि माँ बाप से बात करें, जो गमगीन होते हैं या परेशानी होती है कि माँ बाप की याद आती है, उनको हम फ़ोन भी कराते हैं, बाकायदा PCO हमारे पास है, वहाँ से उनको माँ बाप से बात करते हैं कि बिज़ी रहिए। तो सर ये मुझे बताइएगा कि इनके जो ट्रायल होता है इसमें और एक जो बाज़ाब्ता तौर पे कोई मुल्जिम होता है, चाहे वो ख़वातीन हो या फिर मर्द हजरात हो, इनके और इनके ट्रायल में कुछ फ़र्क होता है या बिल्कुल ऐसी तरीके से चलता है, इतना ही तवालत इख्तियार करता है? नहीं, ट्रायल तो ऐसे चलते हैं, मगर इन बच्चों की जुवेनाइल कोर्ट अलग होती है। अच्छा। उनके अलग केस चलते हैं। ठीक है जी। यानी कि वो जो एक होता है ना कि ज़रा टाइम टेकिंग, यानी कि उसमें वक्त लगता है, इतना वक्त इनके लिए लगता है या ज़रा थोड़ी सी इनके लिए रिलैक्सेशन होती है? नहीं, इनके लिए रिलैक्सेशन होती है। अच्छा जी, ये 3-4 महीनों में चले जाते हैं। ठीक है। उनकी केस जल्दी चलते हैं, इनको बेनिफिट ये मिलता है कि इनको बेल भी जल्दी मिल जाती है। जी। बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद पे किस तरीके से गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से वो आता है और क्या बनता है? कोई ऐसी कोई खास डिश बनती है या बच्चों की पसंद की? यहाँ तो सुबह स्पेशल सेवइयाँ बनती है, स्पेशल डिश बनती है, तो ईद पे बिरयानी होती है। बाकी गोश्त मछ का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, जो गवर्नमेंट गोश्त वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, यहाँ क्योंकि बोर्ची खाना नहीं है ना, यहाँ सिर्फ हम जो इधर गवर्नमेंट बनाती है वही हम देते हैं, मगर उस दिन स्पेशल होते हैं, सेवइयाँ होती है, दूध की सेवइयाँ, अपना बिरयानी होती है, ये कौरमा होता है स्पेशल, ये चीज़ होती है। यानी कि यहाँ पे कोई कुर्बानी का गोश्त का कोई तस्वुर नहीं है जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि यहाँ पे होगा, तो कोई अगर कोई करना भी चाहे, कोई देना भी चाहे तो उसके लिए भी आप माजरत कर लेते हैं क्योंकि आपके पास तो बावर्ची खाना ही नहीं है? जी हाँ, हमारे बोर्ची खाना नहीं तो हम ले ही नहीं सकते। अगर बोर्ची खाना होता तो हम लेके बना के देते, मगर वो चीज़ है ही नहीं, फैसिलिटी है ही नहीं, बाहर से आता है हर चीज़। मगर ये है कि जो कुछ दोस्त यार NGOs वाले बिरयानी लाती बाहर से, वो इनको देते हैं। बच्चों में इन्होंने जो किया वो तो उसके लिए तो यहाँ पर हैं। मैं देख रही होती हूँ पीछे क्रिएटिविटी की कुछ मैंने चीज़ें देखी हैं पीछे वाले रूम में, जो कि एक फलाही तंजीम ने ये बना के दिया है, जहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है कि उन्होंने वुड का कोई काम किया हुआ है कुछ इस तरह की। तो बच्चों में स्टैटिक सेंस है, मतलब इतना इनके अंदर ज़ौक़ है, कोई इस तरह शौक़ है क्रिएटिविटी का, तख्लीक़ाती इनकी सलाहियतें हैं इतनी कि वो शौक़ से काम करते हैं ये वाला? नहीं, शौक़ से तो कम करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। अब वो तो हमने इधर जैसे क्लास, कंप्यूटर की क्लास है, स्कूल की क्लासें हैं, जिसको जिस चीज़ में शौक़ है वो वहाँ जाते हैं, बाकी ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं भेजते। ठीक है जी। अगर किसी को म्यूज़िक का शौक़ हो, या फिर मैंने सुना कि पीछे वो आप लोग एक वो प्रोजेक्टर भी लगाया हुआ है जहाँ पर गाए बगाए आप बच्चों की कोई फिल्म वगैरह भी दिखाते हैं उनको थोड़ा सा? जी हाँ, हमारा डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे हम फिल्म भी दिखाते थे। अच्छा। बच्चों को वीकली हमको एक फ़िल्म दिखाते थे। अच्छा। मगर अभी कोरोना की वजह से हमने सब रोक दिया है। बाकी हमारे ग्राउंड आपने देखा होगा, वहाँ पे हम म्यूज़िकल प्रोग्राम भी करते हैं, इंडोर गेम आउटडोर गेम भी होती है यहाँ पे बेसिकली। ईद वाले दिन ये हम खास करते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मुजरिम, मुल्जिम, मुल्जिमा, क्रिमिनल, एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है। तो ज़ाहिर है कि कुछ तकाज़े होते हैं किसी इंसानियत के पैमाने को अगर आप जांचते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि आप मुजरिम के भी कुछ इंसानी हकूक़ होते हैं, ज़ाहिर है वो एक इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। तो ऐसे में हमें उन इंसानी तकाज़ों का भी मेरे ख्याल है बहुत ख्याल करना चाहिए। अभी यहाँ पर इन बच्चों की इस्लाह के लिए किया तो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जब ये बाहर निकलेंगे ना, फिर ये इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, फिर ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इनको स्टिग्मा मानकर हम इनको दोबारा से उस क्राइम की दुनिया में धकेलने का काम करेंगे, या फिर हम इनको कि भाई इन्होंने जो किया करके आ गए, सज़ा भुगत ली, अब इनको मुआशरे का एक करामत फ़र्द बनाना है। इसके लिए फिर बाकी जिम्मेदारी इस जेल के गेट को क्रॉस करने के बाद फिर वो आपकी और मेरी शुरू होती है। हमें अब ये हमारे हाथ में होगा, जब ये यहाँ से जाएंगे तो हमारे हाथ में होगा कि हम इनको मुआशरे का करामत फ़र्द बनाते हैं, या फिर हम इनको वापस अपने रवैये के ज़रिए और एक वजह स्टिग्मा बना लेते हैं, तो उसके ज़रिए हम इसको वापस उसी क्राइम की दुनिया में फेंकते हैं। मैं अब दूसरे बैरक में आ चुकी हूँ। यहाँ पर वही मुझे माहौल नज़र आ रहा है, कुरान पाक रखा हुआ है, इस्लामिक किताबें रखी हुई हैं कि अगर किसी को मंजिल या इस तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत करनी हो, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी। सामने स्क्रीन है, यहाँ पे मेरे ख्याल में कि बच्चों को टीवी वगैरह जो है वो दिखाया जाता है, और इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। बेटा, नाम आपका क्या है? शफीक रहमान। शफीक, तुम तो हीरो जैसे लगते हो भाई, किस जुर्म में आ गए तुम यहाँ पर? वैसे इल्ज़ाम में लाया, बोलते आपने कत्ल किया हुआ। तुमने कत्ल किया? सर ये बच्चा, मतलब ये तो बिल्कुल मतलब इसको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कत्ल किया है। जैसे एक इत्तेफाक से आ जाते हैं बच्चे। हाँ। वो किया किसी और ने होगा, या किसी के साथ चेन में होगा, किसी के साथ होगा, दोस्तों के साथ बैठने की वजह से। अब पता चला कि बुरे दोस्तों के साथ बैठने का क्या नतीजा निकलता है, समझ आ गई अब? जी, अब पता तो चल रहा है। ये मुझे बताओ कि तुम्हें कितने दिन हो गए तकरीबन यहाँ?
यहाँ पर तकरीबन मुझे 14-15 दिन हो गए। और कितनी पेशियाँ हुई हैं? पेशियाँ नहीं लगी अभी तक। नहीं हुई। तो सर इसका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? चालान पेश होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। अच्छा, और कितना अर्सा हो गया तुम्हें? कितना दूसरा बताया? तकरीबन 14-15 दिन हो गए। 14-15 दिन। अच्छा हाँ, 14-15 दिन। इसमें तो अभी इसकी पे अभी रिमांड में ही है। अच्छा, अभी जैसे इसकी नेक्स्ट डेट आएगी तो कोर्ट उसको बुलाएगी तो चला जाएगा ये। ठीक है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, चाहे तुमने किया या नहीं किया, तुम किसी दोस्तों के चेन में आकर तुम यहाँ पर आए, सबक हासिल हुआ बेटा तुम्हें कुछ? जी हासिल तो हुआ, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि तुम्हें तुम्हारे लिए जो भी अल्लाह करे वो बेहतर करे, लेकिन अगर तुम्हें जब बाहर निकलने का मौका मिलेगा, याद रहेगा तुम्हें ये वाक़या अपनी ज़िंदगी के लिए कि आइंदा तुम्हें? जी बिल्कुल याद रहेगा। याद रहेगा। याद रहेगा। अम्मी याद आती है? बिल्कुल याद आती है। घर वाले, घर में सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? अम्मी अब्बू भाई बहन वगैरह सब याद आते हैं। सब वो भी तुम्हें बहुत याद करते होंगे यकीनन। और एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम क्या आपका? यासिर अली। यासिर अली। यासिर बेटा किस जुर्म में यहाँ पे आए? डकैती के। डकैती में? बेटा तुम अपनी उम्र देखो, तुमने डकैती की? सजा लगी है मुझे। क्या ऐसा वजह हो गई थी? मतलब तुम्हारी तो उम्र के बच्चे जो होते हैं वो तो क्रिकेट खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तुम्हें डकैती का शौक कैसे हो गया? दोस्त यारों के चक्कर में बस गलती। तुम भी दोस्तों यारों के हाथों ठगे गए? ऐसे ही होता और क्या होता है, घूमते फिरते हो जाता था। बचपन में कभी माँ बाप ने ये कहा था कि बेटा दोस्त बनाते वक्त ज़रा सोच लेना, ये मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद नहीं है, कभी ऐसा कहते थे? क्यों नहीं कहेंगे, माँ बाप हैं, तरबियत करेंगे तो। अब याद आ गया कि माँ बाप जो कहते हैं सही कहते हैं? बिल्कुल। अभी तो तुम्हारी कितनी पेशी हुई है? अभी मैं तो 100 से ज़्यादा पेशों पे जा चुका हूँ। तुम 100 से ज़्यादा पेशियों पे जा चुके हो? मुझे तो 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल? तुम 1.5 साल अभी जितने हो, तुम 1.5 साल पहले इससे भी छोटे थे और उससे पेशियाँ भुगत रहे हो? जी। और तो इतनी कितनी इसमें तो एक तुम बकरा ईद गुजार चुके होगे ना, एक पहले भी? चौथी ईद है मेरी यहाँ पे। तुम्हारी चौथी ईद है यहाँ पर। कैसी ईद बनती है यहाँ? सही बनती है, जो बाहर का माहौल है वो नहीं होता। बाकी घूमना फिरना एक दिन खुला छोड़ देते हैं बस, फिर बंद कर देते हैं। घर की ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत फ़र्क है। ज़मीन याद रहेगा अपना ये तजर्बा? याद रहेगा तुम्हें? नसीहत इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगी। ये नसीहत मिल गई तुम्हें? बस अपने माँ बाप के लिए बेटा और इम्तिहान की वजह ना बनना। यही चीज़ आपको दिखाने के लिए आज मैंने स्पेशल प्रोग्राम इस वजह से मुरतब किया है कि माँ बाप अपने बच्चों को जब कहते हैं ना कि अपने बेटा दोस्त बनाते वक्त, हम अक्सर व बेशतर अपने माँ बाप से हम लोग उनकी इस बात से बेजार हो जाते हैं कि अम्मी अब्बू ये क्या कहते हैं, तुम्हारा वो दोस्त मुझे पसंद नहीं है। आप करके देखिएगा ये तजर्बा, ख़ास एज में जाके ना, जब आपके माँ बाप कह रहे होते हैं, ये हमने भी बर्दाश्त किया है, मुझे वो तुम्हारी फ़लाँ दोस्त पसंद नहीं है, उससे दोस्ती ख़त्म कर दो। आप यकीन करें कि उस वक्त हम इरिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप की नज़र बड़ी तेज़ होती है। वो जान लेते हैं कि कौन सा दोस्त उसके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है। जो आपका अच्छा दोस्त होगा उसके ऊपर कभी भी माँ बाप एतराज़ नहीं करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों से मैंने बात कर ली, मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ कुछ इनके ऐसे रूम्स जो कि इनकी सलाहियतों को इनकी इस्लाह करने के लिए बनाए गए हैं। ज़रा वहाँ पे चलते हैं। अब मैं लेके आई हूँ आपको उस रूम में जहाँ पे इनका डाइनिंग रूम आप इसे कह लें या मेस कह लें आप। अगर वो मैं देखूँ तो बड़े तरीके से यहाँ पे इस वक्त खाना तो खैर, चूँकि मैं ज़रा थोड़ा सा लेट आई हूँ, खाना तो खैर यहाँ पर जो है वो सर्व किया जा चुका है यहाँ पर और ख़त्म भी हो चुका है। लेकिन ये जिस तरीके से बैठे हुए हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही आमने सामने इस तरीके से पूरी और बड़ी साफ़ सुथरी ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप खाना अगर खाएं तो हिफ्ज़ान सेहत के कम से कम, मैंने खाना अभी तक नहीं देखा है वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक सफाई की बात है तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर में दूंगी। यहाँ पे मज़ीद बच्चे हैं और चूँकि ये बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ क्राइम कमिट करके आए हैं, ज़रा थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा गुपलू मुपलू बच्चा मुझे नज़र आ रहा है। बेटा नाम क्या आपका? जहांगीर। जहांगीर, क्या क्राइम कमिट किया आपने? जी। जुर्म क्या किया है जिसकी वजह से यहाँ पे? 302। 302? जी। मर्डर? जी। तुमने किया? नहीं, किसी और ने किया। तुम यहाँ पे क्यों? मेरे को तो झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। तुम पे इल्ज़ाम लगा दिया? कितने दिन से हो? ये 35 दिन हो गया। 35 दिन। कितनी पेशी? अभी तो 8 पेशी हो गया। 8 पेशियाँ हो चुकी हैं जी। बेटा कितनी उम्र के बंदे के मर्डर का चार्ज आप पे? जी। कितनी उम्र का बंदा था जिसको मर्डर का इल्ज़ाम आप पर है? तकरीबन वो 35 साल का तो है जी हमारे ऊपर। अल्लाह जाने कि इसका मतलब आप, मैं इसी वजह से आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। अच्छा मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि छोड़ो इस बात को, वो तो कानून देखेगा, अदालत देखेगी, तुम्हारी पेशियाँ हो रही हैं वो तो देख लेगा कानून। मुझे ये बताओ, घर याद आ रहा है? ईद के मौके के ऊपर ईद आ रही है, क्यों नहीं आ रहे? जब घर याद आ रहा है तो तुम्हें फिर ये भी याद रहेगा ना पूरी उम्र के लिए कि किस वजह से तुम यहाँ पे आए। नहीं, ये तो बस अब तो काटेंगे, जेल तो काट देंगे बरन से। जी।
तुम्हें पता है तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, पता है बड़ी कीमती होती है ज़िंदगी, और इसका एक अच्छा खासा हिस्सा अब इस जेल के अंदर गुजर जाएगा। तो थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि वैसे तुम्हें अगर किसी ने फंसाया भी, क्यों फंसाया, क्या वजह थी? हमारे एक बाज़ार है, बचत बाज़ार लगाता है हफ्ता इतवार बाज़ार, उसकी पार्किंग का मसला, तो उसी वजह से हम लोगों को फंसाया। बाज़ार बाजार कहाँ पे लगा हुआ था? इतवार गुलशन में मार। अच्छा, वहाँ पे पार्किंग की वजह से, इशू की वजह? जी मसला था वहाँ पे, तो फिर हम लोगों को उठाते थाने में पैसे मांग रहे, तो वो केस नहीं डाल रहा था। फिर उसने बोले मर्डर की केस डाल दूँगा, फिर डाल दिया। अभी भी जो झूठा केस है, हमारा मुद्दई राज़ी है, हमारा ज़मानत होने वाली है, इससे पहले इंशाल्लाह जाएगा। देखो, तुम ज़मानत अगर तुम्हारी हो भी जाती है बेटा, एक बात याद रखना, ये समझ लो तुम्हारी बड़ी बाजी तुम्हें ये बात बता रही है, बड़ी बहन की हैसियत से मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम कोई भी मुझे रिश्ते का नाम दे सकते हो बेटा। यहाँ पे आने का मकसद तुम्हारा सिर्फ एक है कि तुम्हें ये याद रहे कि आइंदा कभी भी कोई ऐसा काम दूर से भी तुमने उसके बारे में सोचना नहीं है। करने का तो सोचना एक तरफ, करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी नहीं है, वरना तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना, वो याद रखना कि वो बाकी ये कितना भी इसको डेवलप कर लें, याद रखना कि एक आज़ादी की ज़िंदगी में और कैद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। ये तुम्हारे लिए इस्लाह होनी चाहिए। आइंदा ऐसा कोई काम करोगे, कोई इस तरह की अगर कोई कर भी रहा है ना तुम्हारे साथ, एहतियात करोगे अब बेटा? क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह करे कि तुम ईद से पहले चले जाओ। देखते हैं, वो तो खैर कानून जाने और ये बच्चा जाने, लेकिन बहरहाल बड़ी हैरानगी हो रही है मुझे कुछ चीज़ों को देख के। बच्चे जिम कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं देख रही थी आप इनको जिम करवा भी रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जिम वगैरह यहाँ पर, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये बच्चे कम से कम किसी नेगेटिव एक्टिविटी से ज़्यादा एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ इनका ध्यान है। शौक से आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे जिम में? ये बच्चे आते हैं बड़े शौक से ही आते हैं, लेकिन क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, क्योंकि इसके लिए 6 महीने के लिए तैयार होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घंटा एक हम इनको एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन ये 2 महीने में 3 महीने रिलीज़ हो जाते हैं। और जैसे ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज तो ये करते हैं, जितना बन सकते हैं बन के जाते हैं। अगर कंटिन्यू करें बाहर तो फिर माशाल्लाह वो ज़बरदस्त बन सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त मैं देख रही हूँ इनका, मैं जिस कमरे में भी जा रही हूँ वहाँ पे कुरान पाक भी रखा हुआ है, तिलावत के लिए भी रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपका देखा है कि बड़ा तरीके से आपने मेस वगैरह बनवाया हुआ है बच्चों का, और वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं, डाइनिंग रूम इसे कह लें, आप कुछ भी कह लें। बाकी मैंने इसको देखा, क्रिएटिविटी के पीछे मैंने इनके कुछ देखी हैं, फनपारे वगैरह बच्चों के देखे। मुझे ये बताइए कि कितना % चांस होता है कि यहाँ से जो बच्चा जा रहा है, अगर फ़र्ज़ करें कि वो 1 से 1.5 साल के अंदर भी यहाँ से लेके जा रहा है, अपनी तरबियत लेके जा रहा है, बाहर निकल के कितना % उसकी शख्सियत में वो रहता है, उसकी शख्सियत में बहुत असर पड़ता है। आप देखें ना, यहाँ एक्टिविटी उसकी टोटली चेंज हो जाती है। आया कि वो किसी भी ग्राउंड से आया हो, कौन से भी झोपड़पट्टी से आया हो, लेकिन उसको ये जो माहौल मिलता है बिल्कुल रिच फैमिलीज़ वाला माहौल मिलता है। उसको बैठ के खिलाना, उठाना, बिठाना, कुरान, नमाज सब सिखाया जाता है। यहाँ तक कि एक्सरसाइज तक बताया जाता है कि ये रिच लोगों का काम है। लेकिन ये जब बाहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे जो इनके छोटे बच्चे होंगे, बहन भाई, वो भी सीखते हैं। जब ये कुरान शरीफ पढ़ जाते हैं, नमाज़ पढ़ जाते हैं, तो इन एक्टिविटी से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर हो जाते हैं। ये नमाज वगैरह की पाबंदी करते हैं? बिल्कुल, नमाज पाबंदी से पढ़ाई भी जाती है। इनको मौलवी साहब आते हैं हमारे पास, बिल्कुल उनको सुबह दर्स देते हैं, नमाज 5 वक्त पढ़ाई जाती है, बिल्कुल पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, तो ये साफ़ सुथरे रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम जाते हैं ज़रा हाई ऑफिशियल से बात करने के लिए, जो इस निज़ामत को संभाले हुए हैं, इस जुवेनाइल जेल जो है उसको संभाले हुए हैं, इनकी इंतज़ामात को। बच्चा जेल की जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, एक आम जेल से कहीं ज़्यादा जो बच्चा जेल है ना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। क्यों होती है ये हम जानेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, मेरे साथ रहिएगा। जनाब, बड़े अहम कुछ सवाल हैं, 3 सवाल मेरे सिर्फ मैं लेकर आई हूँ, और मेरे साथ मैं बड़ी मशहूर हूँ सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस जेल मोहम्मद जान साहब, वो अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, एक प्रोग्राम मुझे करना था और काफ़ी दिन से ये पेंडिंग था, मैंने इस वक्त का इंतज़ार किया, आपने उसके मुमकिन बनाया, सबसे पहले उसके लिए शुक्रिया। सर मुझे एक बात बताइए, आपको देख के भी लग रहा है ना एक फादर फिगर का सा एहसास हो रहा है ज़रा उसमें, और है भी ये बच्चों की जेल, तो उसमें मुझे ये बताइएगा कि एक बच्चे को घर में रखना, 2 बच्चे घर के अंदर होना, तो वो पूरे घर को नचा के रख देते हैं, पूरे घर के चैलेंज बन जाते हैं, आपको पता है, जब हमारे और अपने यहाँ पर उसी एज के एक बच्चे इस जगह पर रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरे में अपनी कुछ ख्वाहिशात की बिना पर या कुछ दूसरे मामलात ऐसे होते हैं, घरेलू मामलात या कुछ बच्चों के मुआशी हालात की वजह से जो बच्चे जो वो जेल में आ जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं, ये मैंने नोट किया है, एक्सपीरियंस में आया कि मैक्सिमम जो है वो छोटे छोटे पेटी क्राइम में जो है वो होते हैं, जो वो माशरती जो है वो कमज़ोरियों की बिना पर या उनके जो माशी हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें छीना झपटी पर जो है मजबूर कर देते हैं। तो छोटे छोटे केसेस में जो है वो चोरी चकारी के केसेस में जो यहाँ पर जो वो बच्चे जो है वो जेल में आते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि बच्चों को जो है वो घर में जिस तरह ये बच्चे रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी मामलात में जो है वो छोटी मोटी जो है वो चपकलिश वगैरह बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं घरों में, और यकीनन होती हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हम जब छोटे थे हमारे बहन भाइयों के साथ हम भी जो है इन मामलात में जो है वो लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जाहिर है हमारे पास यहाँ बैरिक में बच्चे रखे हुए हैं, 15 से 20 तक बच्चे होते हैं, तो वो मुमकिन है आपस में कहीं ना कहीं उनकी कुछ जो है वो मामलात होते हैं, तो वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े यहाँ पर भी इनके वो होते रहते हैं। और ये हमारा काम ही यही है कि हम जो है उन्हें डिसिप्लिन में लेकर आएँ और उनका जो है डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रखें। और हम हद्दुल इम्कान कोशिश जो ये करते हैं कि बच्चों में जो आपस में जो है मिला जुला कर जो है वो रखें और उनमें कोई इस किस्म की जो है वो चीज़ पैदा ना हो। सर, मैं अंदर अभी विज़िट करके आ रही हूँ और मैंने देखा है यहाँ पर कि बच्चों के लिए उनकी इस्लाह के लिए हर तरह का आपने यहाँ पे फैसिलिटी फ्राहम की है, उसमें बहुत अच्छी ये बात है। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी आपने इनको जो आपने फैसिलिटीज़ दी हैं, जिम भी है और एक वो, तो आपको यकीन है कि इनकी इस्लाह ये कर लेते होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत ही गरीब तबके के हैं जहाँ पर एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अगर 1 साल यहाँ पर रह के जा रहा है और ये यहाँ पर जो आसाइशें देखकर जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस उसके पलट के आने की वजह कोई आसाइशें ही बन जाती हों कि यहाँ पर तो कम से घर में तो खाना भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो कम से कम हमें 3 वक्त का बड़ा अच्छा खाना मिल रहा है? तो कुछ ऐसा तो नहीं है कोई? या एक सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने कहा मैं आपसे मालूम कर लूँ। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पर ऐसे भी जो है वो बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह का माहौल हम इन्हें जेल में प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है वो डाइट मेन्यू जो है वो 2 हफ्ते का हमने जो रखा हुआ खाने में इन्हें हम जो है वो गवर्नमेंट जुफ्तीन जो है वो ऐसी चीज़ें जो प्रोवाइड कर रही है, ऐसे खाने और ऐसी डिशेज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ बच्चे इतने गरीब होते हैं कि उनको घरों पर भी जो है वो ऐसी जो है वो डाइट जो है वो नहीं मिलती होगी। लेकिन इस बात को हर कोई समझता है कि जेल तो जेल होती है। जेल का एक कॉन्सेप्ट, एक तस्वूर ही ऐसा होता है कि वहाँ पर कितनी भी सहूलियात जो हैं वो इंसान को दी जाएं, तो वो कैद बंद की जो सोहबतें हैं वो आदमी कभी भी जो है वो, मैं समझता हूँ कि आज़ाद इंसान जो है कभी भी कैद बंद की सोहबत को जो एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर हमें ही यहाँ इस ऑफिस में 1 दिन के लिए कैद कर दिया जाए और कह दिया जाए जी कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो है वो ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो दिन गुजारना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर है कि बच्चे जब यहाँ पर आ जाते हैं, पाबंद हो जाते हैं, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि पिंजरे में जो है वो उसको कितना ही अच्छा क्यों ना खिलाया जाए, तो कैद होती है। तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि हम जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। सर, बस अब कुछ ही देर रह गई है ईद आने में। अब ज़रिए ईद ऐसा मौका होता है ना कि ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, इस उम्र के बच्चे तो अमूमन अपने गलियों में वो गाय और बकरे लेके फिर रहे होते हैं। ज़ाहिर है कि वो इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। तो कोई स्पेशल इनके इंतज़ाम किए जाते हैं मुलाकात करवाने के, या फिर इनके लिए कोई इंटरटेनमेंट के, कि थोड़ा सा इनका वो थोड़ा कम हो जाए, जो इनका एक कलक है वो कम हो जाए? दूसरी बात सर, एक ये भी सवाल साथ में ऐड कर लीजिएगा कि मुआशरा कितना % ज़िम्मेदार होता है कि अगर एक बच्चा यहाँ से बाहर निकला है, उसको एक्सेप्ट ना करके, उसको स्टिग्मा बनाकर उसको वापस क्राइम की तरफ धकेलने में मुआशरा कितना तक ज़िम्मेदार है? सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि जब ये ईद पर हम लोगों की पूरी ये कोशिश होती है कि इन लोगों को जो है ये एहसास ना होने दिया जाए कि ये जो है वो जेल में है। क्योंकि जैसे ईद का चांद नज़र आता है तो उसी रात से जो है वो हमारी भी इनके साथ ही जो है वो स्ट्रगल शुरू हो जाती है। हमारा तकरीबन जो है वो पूरा अमला
अफसरान से लेके जो है सिपाही तक जो है वो ईद तकरीबन जो है वो इन्हीं कैदियों के साथ गुजारते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सुबह इन्हें ईद की नमाज के लिए तैयार किया जाता है। ईद की नमाज जेल के अंदर कराई जाती है, उसमें हमारा स्टाफ, इवन मैं खुद जो है उस नमाज के लिए जो वहाँ पर मौजूद होता हूँ। बच्चों को अपनी निगरानी में जो है वो नमाज अदा कराई जाती है। नमाज उनकी, हमारे यहाँ बाहर से इमाम साहब आते हैं मदनी मस्जिद के, तो इन्हें जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ाते हैं। ईद की नमाज के बाद इनके लिए स्पेशल नाश्ते का जो सवैयाँ वगैरह, दूध और जो मीठी चीज़ें होती हैं जो हम घरों पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जेल में भी इनको जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ईद की छुट्टियों में जो है स्पेशल इन्हें जो है वो मुलाकात दी जाती है। इनके घर से अजीज़ रिश्तेदार आते हैं, स्पेशल सामान इनके लिए, मिठाइयाँ वगैरह जो कुछ सामान उनका है वो चेक करने के बाद बाकायदा इन्हें जो है वो सामान जो अंदर प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जहाँ तक आपने माशरे की बात की है, तो आप ये जानती हैं इस बात को कि माशरे के अपने इक़दार होते हैं, वो तो किसी को भी जो है वो माफ़ नहीं करता हमारा माशरा। लेकिन मेरी उनसे यही गुजारिश है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमारे जेल में जो आते हैं वो सारे गुनाहगार ही हों। कोर्ट जो है उन्हें बेगुनाह साबित कर जो है रिहा भी कर देती है। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो हमारे, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो है वो सज़ाएं हों, ठीक है ना। वो ट्रायल के दौरान जो है वो केस से जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, बेगुनाह साबित हो जाते हैं। तो माशरे को चाहिए वो बच्चे जो हमारे जेल से रिलीज़ होकर जाते हैं, जेल से रिहा होकर चले जाते हैं, तो उन्हें जो है वो एक्सेप्ट करें और उन्हें जो है जेल के ताना देकर जो है वो दोबारा जो है इस तरफ ना उकसाएँ कि वो दोबारा गलती करें और जो वो जेल में है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया, बड़े अच्छे सवालों के आपने जवाब दिए, थैंक यू सो मच। चलें जनाब, यहाँ से तो हम रुखसत ले रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। वसीम रज़ा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ बड़े अहम सवालात हैं, सिर्फ बच्चा जेल के हवाले से नहीं, ईद के हवाले से नहीं, ओवरऑल जो प्रिजनर्स है उनके हवाले से कुछ बड़े अहम सवाल हैं, वो हम करेंगे वसीम रज़ा नकवी से। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जब भी कानूनी हवाले से मुझे किसी ऐसे मुद्दे पे बात करनी होती है जो कि ज़रा थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक होता है या ज़रा आम उसके ऊपर बहस नहीं की जा रही होती, तो ऐसे में मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है। पाकिस्तान के वकालत के शोबे में माया नाज एक नाम, वसीम रज़ा नकवी, जो कि ना सिर्फ एक माया नाज वकील है, बल्कि जहां पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है या ह्यूमन उसकी बात होती है कि कोई ऐसा एक्टिविस्ट हम इसके हवाले से बात करते हैं, तो चंद नाम है सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जिनको हम कह सकते हैं कि वो बड़ा वोकल होके बोलते हैं, खासतौर पे जो बोल्ड टॉपिक्स होते हैं उन पे। तो ऐसे में मैं वसीम रज़ा नकवी साहब एक दफ़ा फिर से अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो अमूमन ज़ेरे बहस नहीं आता है, अगर इंसानी हकूक़ की हम बात करें, देखें एक मुजरिम जो होता है वो एक बहरहाल कहीं ना कहीं इंसान भी होता है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो ज़ाहिर है कि हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, पूरे मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान में खासतौर पर उसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। मैं हमेशा ही सोचती थी कि जो ईद के त्यौहार होते हैं, क्या ये जो जिनकी पेशियां होती हैं, जिनकी ट्रायल्स चल रही होते हैं अदालत में, जिन मुजरिमान की, चाहे उन पे अभी कुछ साबित हुआ हो या अभी वो ट्रायल ही सिर्फ चल रहा हो, तो ऐसे में क्या उनको ईद के हवाले से कोई रिलैक्सेशन मिलती है कानून के नज़र में? बहुत शुक्रिया साइमा, सबसे पहले आपका कि आप तशरीफ़ लाई। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें कि एक तो वो है कि जो जिनका ट्रायल चल रहा है मुल्ज़िमान का, प्रिजनर्स का, उनके लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है कानून में, और जिनको सज़ाएं हो गई हैं, हमारे यहाँ ट्रायल कोर्ट है, फिर अपीलेंट कोर्ट है, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, एंड लास्ट जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान है, जिनको ये इख्तियार है कि वो
کوئی بھی سزا کسی بھی مجرم کی, نہ ملزم کی نہیں مجرم کی, وہ معاف کر سکتے ہیں. آرٹیکل 45 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا, جو انہیں یہ اختیار دیتا ہے چاہے وہ قتل کا ملزم ہو, چاہے ڈکیتی کا ملزم ہو, یا کوئی بھی ایسا مجرم ہو, وہ اس کو چاہے دہشت گرد ہو, چاہے دہشت گرد ہو, وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ سزاؤں کی, تو وہ عموماً جو اپنی قید گزار رہے ہیں جیلوں میں, ان کے عید ہو گیا, کوئی تہوار جیسے 12 ربیع الاول ہے, بقرہ عید ہے یا چھوٹی عید ہے, اس طرح کے تہواروں پر انہیں 2 سے 3 مہینے کی ریلیکسیشن دی جاتی ہے صدر مملکت کی طرف سے. ٹھیک ہے. ہاں, ہمیں تو جتنی ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جرم سے نفرت کرو, مجرم سے نہیں. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہوگا. لیکن یہاں پر تو جو آپ حالات بتا رہے ہیں, یہ تو واقعی میں جیل اس قسم کی ہے کہ نشان عبرت تو ایک طرف, لیکن اس میں تو آپ کو پتا ہے, آپ وکیل ہیں, آپ نے میرے سے زیادہ کیس ڈیل کیے ہوں گے, کہ ابھی ہماری اگر جیلوں میں چلی جاؤں نا, تو جتنے مجھے کرمنل نظر آئیں گے, انہوں نے جتنے جرائم کیے ہوں گے نا, اس میں اتنے ہی لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا کوئی کرائم ہوگا بھی نہیں, لیکن ان کو پھنسا دیا گیا. ایسے کئی ایسے ہوتے ہیں. تو چکی میں کیا وہ بھی پس رہے ہیں پھر, اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تو ہر طرح کا ملزم پس رہا ہے. کہوں گا میری کئی لوگوں سے بات ہوئی جو جیل سے رہا ہو گیا, جیل کے بعد ایک سائیکیٹرک ہمارے سولوشن ہونا چاہیے تھا کہ ان کا نفسیاتی طور پہ بہترین طریقے سے ان کا معائنہ کیا جاتا, ان کو اس جرم سے باہر نکالا جاتا. لیکن جو ہماری جیلیں گھوم کے آ جاتا ہے یا رہ کے آ جاتا ہے, اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو ایک بار تو رہے ہیں, اب تو میرے اندر اتنے تعلقات ہو گئے ہیں کہ اگر مجھے دوسری بار بھی جانا پڑے گا, اسے وہ تمام راستے معلوم ہو جاتے ہیں کہ کس کی کتنی قیمت ہے اور کہاں سے کس راستے سے باہر نکلنا ہے. تو میرے خیال سے جو ہماری جیلوں کا حال ہے وہ اس کو بہت بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم یہ جو قیدی بنا رہے ہیں, یہ قیدی نہیں بنا رہے, یہ مجرم بنا رہے ہیں جو بے گناہ بھی جائے گا جیل میں. اب یقین کیجئے کئی لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم بے گناہ تھے, ہمارا اتنا پیسہ اس کیس پہ لگ چکا ہے, ہماری نوکری ختم ہو گئی, ہمارا گھر بار ختم ہو گیا. اب جب ہم جیل سے باہر آئیں گے تو اب یقین کیجئے وہ ایک شریف شخص تو اندر گیا تھا, لیکن وہ جب باہر آئے گا تو وہ شریف بن کے نہیں آئے گا, وہ ریکوری کرے گا, وہ ایسے لوگوں سے بدلہ لے گا جنہوں نے اس کے اندر بھیجا تھا. اور آپ ایک معاشرے میں اور کرمنلز پیدا کر رہے ہیں اس طریقے سے. جیل میں اور جانے کے بعد جس طرح آپ حالات بتا رہے, قانون میں ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت اس ضمن میں؟ دیکھیں ہمارے پاس قانون بہت اچھے موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک بنیادی طور پہ آپ ہیں, آپ کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا, بنیادی حقوق کہ میرے کون کون سے بنیادی حقوق ہیں جن کو مجھے لڑنا چاہیے, جن کے لیے ہمارے ہاں اکثر کہہ دیا جاتا ہے بس خاموش ہو جاؤ, اس سے زیادہ نہیں بولنا. ہمارا فیملیز میٹر میں بھی یہی ہوتا ہے, جب تک آپ اپنے بنیادی حقوق نہیں جانیں گے, اس کے لیے نہیں لڑیں گے. ہر قیدی کا بنیادی حقوق ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ قیدیوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا کہ جرم کیا تو اسے مار دو. نہیں, اگر وہ قیدی ہے, جرم کیا ہے, آپ اسے ان کے بنیادی فنڈامنٹلز رائٹ نہیں چھین سکتے. انہیں اتنا ہی جینا, زندگی گزارنے کا حق ہے جس طرح آپ کا. ہاں آلتو کہ اس نے جو جرم کیا اس کی سزا وہ بھگتے گا, لیکن اس کے جو فنڈامنٹلز رائٹ ہیں, جینے کے حق ہے, وہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا. نہ آپ, نہ میں, نہ ریاست, نہ عدلیہ, نہ پولیس, کوئی بھی نہیں چھین سکتا اس چیز کو. ٹھیک ہے وسیم, اب تک تو ہم نے بات کی مرد جو قیدی ہیں یا جن کا ٹرائل چل رہا ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں ان خواتین کی کہ جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے انڈر ٹرائل ہیں یا پھر جیل میں اس وقت اپنی زندگی گزار رہی ہیں. کیا یہ جو عید بقرہ عید آتی ہے تو اس میں ان کے لیے بھی کوئی خاص اقدامات کیے جاتے ہیں, یا بس جس طریقے سے انتظار ہوتا ہے کہ فلاں معافی دے دے تو اگر وہ ہو جائے تو ہو جائے, یا کوئی خاص قسم کے اگر کسی کو فرض کریں معافی نہیں مل رہی ہے, کسی کا ایسے کرائم ہے جس کو معافی نہیں مل رہی ہے, تو وہ عید نہیں گزار سکتی کہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ, اگر اس وقت ایسی کوئی ہے, یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں میرے کلائنٹ کی والد کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں اتنی پرمیشن نہیں مل سکی کہ وہ اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کر سکے. تو ہم بنیادی طور پہ ہمارا جو جیل سسٹم ہے وہ بہت حد تک خراب ہو چکا ہے. میں بات کروں اگر خواتین کی, تو ان کو دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, جو بیہیویئر رکھا جاتا ہے, ایون پولیس اسٹیشن میں میرے پاس کئی کالز آتی ہیں کہ ہم اب فلاں شخص کے خلاف کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں, اور پولیس والے جو ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں. ایون ایک لڑکی کی مجھے کال ہے, اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھ پہ تشدد کیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے. وہ کپڑے چینج کر کے پولیس اسٹیشن گئی, پولیس والے نے کہا کہ وہ کپڑے پہن گیا جو پھاڑے گئے تھے. یہ اس کا ایٹیٹیوڈ تھا پولیس والے کا ایک لڑکی کے ساتھ. اندازہ کریں جب اسے پولیس اسٹیشن سے اس طرح کی حقارت اور ریئیکشن مل رہا ہے, تو وہ جب کورٹ اور جیل جائے گی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, وہ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا.
वसीम, प्रोग्राम का सबसे आखिरी सवाल, बड़ा ज़रूरी सवाल, और इसको आप चाहें तो इसकी तरदीद कर सकते हैं या चाहे इसकी तस्दीक कर सकते हैं। जो सवालात मैंने आपसे किए, जो जवाबात आपने मुझे दिए, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या जो हमने समझा है उसका लुब्बे-लबाब क्या ये हम निकाल सकते हैं कि इस मुमलिकत खुदादाद का जो कानून जिसके शेल्टर के नीचे हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें ना सिर्फ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ को लेकर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस नज़र से भी देखना पड़ेगा कानून को। देखिए, जहाँ तक इंसानी हकूक़ की बात है तो लॉज वक्त के साथ बदलने चाहिए, जो कानून है वो अमेंडमेंट होती रहती है उनमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बुनियादी तौर पे अपने राइट्स का मालूम ही नहीं, कि हम इंसान तो खुद को कहते हैं लेकिन हमें अपने राइट्स का मालूम नहीं है कि वो हमारे राइट्स क्या हैं। हमारे यहाँ एक टर्म यूज की जाती है वकलागर्दी, वो क्यों की जाती है? वकीलों से कोई पंगा नहीं लेता, वो इसी वजह से नहीं लेता, उसे कानून का पता, उसे रास्ते का पता, उसे पता है कि मैं अपने राइट्स के लिए किस तरह लड़ सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। तो जब तक हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम अपने राइट्स को मालूम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि अगर हमें अपने हकूक का पता चल गया, उस दिन मुआशरा भी हमसे डरेगा, कोई क्रिमिनल्स आपसे मुकाबला नहीं करेगा और कोई पुलिस वाला आपसे बिला वजह पंगा नहीं लेगा। थैंक यू सो वेरी मच। वसीम रजा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप और हम अपने घरों में इंशाल्लाह ताला ईद मनाएंगे, तो ज़रा थोड़ा सा इन कैदियों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि जो कि इस वक्त जेल में अपने प्यारों से दूर, अपने बहरहाल जैसे भी है वो उनके क्राइम को लेकर कोई जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो उनके घर वाले हैं कम से कम उनके लिए जो है ईद बकरा ईद पे ऐसी कुछ गुंजाइश ज़रूर निकालनी चाहिए जब वो अपने प्यारों के साथ कम से कम ये त्यौहार तो कम से कम मना सकें। भले आप उनको घर ना भेजें, लेकिन किसी तरीके से मुलाकात का इस तरीके से बंदोबस्त करना चाहिए। बहुत ज़रूरत है अभी इस हवाले से बात करने के लिए, और मज़ीद प्रोग्राम इस हवाले से करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज हमने पहला ये प्रोग्राम कर दिया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। ईद उल कुर्बा है और कोशिश कीजिएगा इस ईद कुर्बा पे जानवर से पहले हमारे अंदर के जो जानवर है ना उसको सबसे पहले हलाल कीजिएगा। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।